Hello friends, welcome to our geography series where we will cover the entire NCERT and GC Leong of geography. In the last class, we discussed about source of information about the interior of Earth, and we also discussed about the mechanism of earthquakes. So today we will focus on our topic number 3. This is from NCERT chapter number 3 and GC Leong. I have compiled both the books in this lecture. So let's get started. जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, राइट। सो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे थे कि अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो था हमारे पास डायरेक्ट सोर्स और एक था इनडायरेक्ट सोर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स वी हैव क्लासिफाइड द इंटीरियर ऑफ अर्थ इनटू सेवरल जोन्स, राइट। सो हम एक एक करके सारे जोन्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन सब में क्या डिफरेंस होता है और ये सारे एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो जब हम अर्थ के ऊपर खड़े रहते हैं और जब हम नीचे देखते हैं तो जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं बेसिकली वो पोर्शन पूरा एक क्रस्ट होता है अर्थ का, जो थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ भी है, ठीक। तो ये होता है अपने पास सबसे ऊपर क्रस्ट होता है। क्रस्ट के जस्ट नीचे में ये इतना बड़ा जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये होता है मेंटल, और मेंटल के नीचे में ये होता है कोर। फर्दर मेंटल भी दो भागों में डिवाइडेड है, एक है अपर मेंटल और एक है लोअर मेंटल। जब इसके नीचे जाते हैं हम, लोअर मेंटल के नीचे कोर होता है और कोर भी दो भागों में डिवाइडेड है, एक है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर, राइट। सो इन सब कोर, मेंटल और क्रस्ट के बीच में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिसकंटिन्यूटी जोन कहलाती हैं। डिसकंटिन्यूटी जोन बेसिकली क्या होता है, जब भी आप सी को देखते हैं, लाइक दिस इज द लैंड एंड दिस इज द सी, राइट। सो यहाँ से वाटर जो है ये वाटर कंटिन्यू वाटर यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद एक डिसकंटिन्यूअस जोन आ जाता है। बेसिकली ये डिसकंटिन्यूअस जोन और कुछ नहीं है, लेकिन वाटर टू लैंड जो चेंज हो रहा है, इस चेंज को ही हम डिसकंटिन्यूअस जोन कहते हैं, राइट। सो दीज टाइप ऑफ जोन्स आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस जोन्स। और इन्हीं डिसकंटिन्यूअस जोन्स के बेसिस पे अलग अलग साइंटिस्ट और अलग अलग जियोग्राफर्स ने अर्थ को अलग अलग डिसकंटिन्यूअस जोन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सो हम एक एक करके सारे डिसकंटिन्यूअस जोन को पढ़ेंगे, और यहाँ से कई बार यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द क्रस्ट। सबसे जो ऊपर का पोर्शन है, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर ये होता है क्रस्ट, उसके नीचे में है आपका अपर मेंटल, उसके नीचे में है आपका लोअर मेंटल, उसके नीचे में है आपका आउटर कोर, और उसके नीचे में है अपना इनर कोर। हमें याद रखना है कि ये जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये जो लेयर होता है ये एक डिसकंटिन्यूअस जोन होता है, जिसको हम एक नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं हम कि मोहो डिसकंटिन्यूटी। हम जानेंगे ये डिसकंटिन्यूअस जोन क्यों है। ये डिसकंटिन्यूअस जोन इसलिए है मेनली, मैं आगे आपको डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि क्रस्ट से हम जैसे ही नीचे जाते हैं तो डेंसिटी और टेम्परेचर और प्रेशर तीनों के जो लेवल होते हैं वो बढ़ने घटने लगते हैं, और अचानक से बढ़ने की वजह से एक डिसकंटिन्यूटी आ जाता है कोर और मेंटल के बीच में। उसी कारण से इसे डिसकंटिन्यूअस जोन भी कहते हैं या फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। सिमिलरली अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में ये जो जोन है इसको हम कहते हैं रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, राइट। एंड लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में एक और डिसकंटिन्यूटी है जिसे हम ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, राइट। एंड आउटर कोर और इनर कोर के बीच में एक डिसकंटिन्यूअस जोन यहाँ पर भी आता है जिसको हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जोन्स होते हैं अर्थ के अलग अलग, जिसके बीच में डिसकंटिन्यूअस जोन्स आते हैं
कई बार पीएससी या फिर यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि what is the discontinuity zone between upper mental and the lower mental, so you can know that this is the repetitive discontinuity, right? So ये तो रहा हमारा डिसकंटिन्यूटी। दूसरा हम देखेंगे कि जो क्रस्ट से लेकर के इनर कोर तक होता है, यहाँ पर ऐसे क्या चीज़ है जिसके कारण से डिसकंटिन्यूअस जोन कहलाए जा रहे हैं, राइट? सो एक एक करके हम सबको देखेंगे। सबसे पहला तो है हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो डेंसिटी होता है, हम सबको पता है कि जैसे ही हम अर्थ से नीचे की ओर मूव करना चालू करते हैं, कोर तक जाने की कोशिश करते हैं, तो डेंसिटी एक्चुअली में इंक्रीज कर जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और टेम्परेचर भी सब्सिक्वेंटली इंक्रीज कर जाता है। व्हेन यू मूव फ्रॉम क्रस्ट टूवर्ड्स द कोर, डेंसिटी इंक्रीजेस एज वेल एज द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो कितना कितना कौन कौन से जोन में डेंसिटी होते हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नथिंग बट द क्रस्ट ऑन वेयर वी आर स्टैंडिंग। और इसके नीचे होता है एक ओशियनिक क्रस्ट। बेसिकली ये कुछ इस तरह होता है। ये आपका ओशियन हो गया। तो ये जो ओशियन के नीचे का जो क्रस्ट है, इसको हम, ये आपका जो ये ओशियन हो गया आपका, और ओशियन के नीचे का जो क्रस्ट है इसे हम कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और ये जो होता है ऊपर, इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट? सो सबसे ऊपर तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ओशियनिक क्रस्ट तो नीचे। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, इस ये जो चीज़ है हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो आपका डेंसिटी होता है, वो डेंसिटी होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? उसके नीचे होता है हमारे पास ओशियनिक क्रस्ट का डेंसिटी होता है आपका 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको यूनिट भी याद रखना है, दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? उसके नीचे हमारे पास होता है अपर मेंटल का आपका डेंसिटी होता है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके नीचे होता है हमारे पास लोअर मेंटल का डेंसिटी होता है आपका 4.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? उसके नीचे होता है अपने पास आउटर कोर एंड देन इनर कोर। आउटर कोर का डेंसिटी आपका नियरली 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इनर कोर का डेंसिटी 12.8 और नियरली इसको 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, ठीक? सो दीज आर द, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए क्रस्ट से आप नीचे की ओर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्रस्ट से नीचे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से नीचे जा रहे हैं, आपका डेंसिटी इंक्रीज करता रहता है, और सिमिलरली टेम्परेचर भी इंक्रीज करता जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनर कोर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उससे कम होता है आउटर कोर में, और सब्सिक्वेंटली ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है, ठीक? तो ये तो हो गया हमारा डेंसिटी और डिफरेंट डेंसिटी का जोन्स। उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखना है कि जितने भी मैग्मा के, देखिए ये तो होता है इनर कोर, ये होता है आउटर कोर, ये वाला पोर्शन इनर कोर आउटर कोर। जो मैग्मा होता है, जो सरफेस पे आने के बाद हम उसको लावा भी कहते हैं, जो ऐसे फैलना चालू कर जाता है लावा, ये जब सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है तब तो हम इसे लावा कहते हैं, लेकिन जब ये मेंटल के अंदर रहता है तो हम इसे मैग्मा कहते हैं, राइट? तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सब चीज़ों के बारे में आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। सबसे ऊपर जैसे कि हमारा क्रस्ट हो गया, तो क्रस्ट का जो आपका लेंथ होता है, ये आप देख लें कि ये जो क्रस्ट कितना इसकी थिकनेस कितनी होती है। तो जो क्रस्ट होता है उसकी थिकनेस नियरली 35 से 40 किलोमीटर की थिकनेस होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सिमिलरली अपर मेंटल जो है उसकी थिकनेस आपकी क्रस्ट से लेकर के 700 किलोमीटर तक होती है। लोअर मेंटल जो होता है, लोअर मेंटल का अपर मेंटल से लेकर के 2900 किलोमीटर तक होती है।
आउटर कोर जो होता है आपका, आउटर कोर 2900 से स्टार्ट होता है और ये चला जाता है 5155, और 5155 से स्टार्ट हो जाता है आपका इनर कोर, और ये अर्थ के सेंटर तक जो कि 6300 किलोमीटर तक जाता है, राइट। सो ये तो हो गया हमारा ऊपर से लेकर के अंदर, अर्थ के अंदर तक को कितना डिस्टेंस और किन किन चीज़ों के कितने डिस्टेंस होते हैं। एक चीज़ और अपन को याद रखना है, और वो ये चीज़ है कि जो आपका क्रस्ट होता है, क्रस्ट के जस्ट नीचे अलग अलग जोन्स होते हैं। लाइक ये आपका क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के जस्ट नीचे लिथोस्फीयर होता है, जैसे कि हमने देखा कि 33 से 40 किलोमीटर तक क्रस्ट था, और 40 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर आपका लिथोस्फीयर एक जोन होता है, ठीक। लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे होता है एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर का जो लेंथ होता है 100 किलोमीटर से लेकर के 350 किलोमीटर तक जाता है। हमें याद रखना है कि ये जितनी भी चीज़ें हम अभी, ये तीनों चीज़ें जो डिस्कस किए हैं, ये बेसिकली इसके बीच की चीज़ है। क्रस्ट से लेकर के अपर मेंटल के बीच में ये तीनों चीज़ें होती है। आपको एक और चीज़ याद रखना है, इट इज़ द एस्थेनोस्फीयर विच इज़ द सोर्स ऑफ मैग्मा। एक्चुअली सोर्स तो होता है मेंटली, लेकिन एस्थेनोस्फीयर पर क्या होता है, यहाँ ये जो एस्थेनोस्फीयर काफ़ी वीक जोन होता है। ये एस्थेनो का मतलब ही वीक होता है, एस्थेनो मीन्स वीक। सो दिस एस्थेनोस्फीयर इज अ वीक जोन, और इसके वीकनेस होने की वजह से जो भी नीचे से कन्वेक्शनल करंट्स ओरिजिनेट होते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था अर्थक्वेक के टाइम पे, कि नीचे से कन्वेक्शन करंट ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये कन्वेक्शन करंट एस्थेनोस्फीयर के पास पहुंच करके डिफ्लेक्ट कर जाते हैं कुछ इस तरह से, राइट। सो ये रहा हमारा, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका, ये आप कन्वेक्शन करंट देख लीजिए। ये कन्वेक्शन करंट, ये इनर कोर है आपका, और यहाँ इनर कोर के ऊपर आउटर कोर है। आउटर कोर और इनर कोर के अंदर काफ़ी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर हमेशा गर्मी बढ़ती जाती है, और यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है मेंटल के कंपैरिजन में। और उसके ऊपर आपका होता है यहाँ पर मेंटल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कन्वेक्शन सेल है, और ये कन्वेक्शन सेल बेसिकली कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है, और ये कंटिन्यू मूवमेंट करता रहता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये तो ऊपर बढ़ता हुआ रेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्लू हो गया है। ब्लू होने का रीज़न ये है कि जैसे ही ये सरफेस के पास पहुँचता है, ये जो लावा के फ्लो होते हैं, ये धीरे धीरे कूल होना चालू हो जाते हैं। इस जगह पर ये कूल होते हैं, और कूल होने के कारण ये फिर वापस नीचे चले जाते हैं, और आउटर कोर के कारण यहाँ पे फिर ये गर्म होते हैं, और ये कुछ इस तरह से इनका मूवमेंट चलता ही रहता है हमेशा, राइट। सो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि कुछ कन्वेक्टिव सेल इस तरह से होते हैं जो अर्थ के अंदर 24/7 चलता रहता है मेंटल के अंदर, ठीक है। तो इसको साइड कर देते हैं हम, इसके बारे में कल डीप डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करने जा रहे हैं। जब तक के लिए हम एक बार इसको देखते हैं। यह आपका हो गया अर्थ, ये हो गया आपका इनर कोर, राइट। सो इनर कोर हो गया, ये यहाँ पे हो गया आउटर कोर, यहीं पर है, यहाँ पे मेंटल है, और ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं ये अर्थ का क्रस्ट होता है, और ये जो होता है नीचे वाला जो एरिया है ये ओशियनिक क्रस्ट होता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलग है, ओशियनिक क्रस्ट अलग है। अब हम क्रस्ट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्रस्ट इज नथिंग बट दिस। नीचे आप देख सकते हैं एक है सियाल, एक है सीमा। जो सीमा होता है ये बेसिकली आपका ओशियनिक क्रस्ट ही होता है, और ये जो सियाल है ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ठीक है। तो आपका जो क्रस्ट होता है इसे भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। क्रस्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज ओशियनिक क्रस्ट। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका बना रहता है किससे, ये हैवियर रॉक्स होते हैं जो मेनली
मेनली ग्रेनाइटिक रॉक्स। आपको कमेंट में बताना है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कितनी होती है। आप सब डेंसिटी का नाम, डेंसिटी कितनी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। और ओशियनिक क्रस्ट जो होता है, वो ओशियनिक क्रस्ट मेनली आपका बेसॉल्ट होता है। बेसॉल्ट इज अ टाइप ऑफ रॉक बेसिकली, राइट। सो एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, इसकी थिकनेस जो होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो नियरली 30 किलोमीटर्स होती है, राइट। और कई बार देखा गया है कि जो काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं लाइक हिमालयास ऊंचे होने की वजह से कई बार देखा गया है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस हो जाती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, अप टू 70 किलोमीटर्स तक भी चली जाती है। वहीं दूसरी साइड हम ओशियनिक क्रस्ट को देखेंगे तो ओशियनिक क्रस्ट काफ़ी थिन होता है, दिस इज़ वेरी थिन, एंड इसकी थिकनेस जो होती है वो नियरली 5 किलोमीटर तक होती है, राइट। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर है और इसकी थिकनेस 30 किलोमीटर है, ठीक। और इसका जो डेंसिटी जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ इसका डेंसिटी, ये होता है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसका जो डेंसिटी होता है वो होता है आपका 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इट इज़ बिलीव्ड दैट कि ये हालांकि 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का हल्का है, तो हल्का होने की वजह से ये नीचे में है। और ये आप देख सकते हैं कि 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसके है थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से ये ऊपर रहता है, राइट। तो इसी को हम कहते हैं, इसी को कई बार हम ऐसे भी कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज फ्लोटिंग ओवर ओशियनिक क्रस्ट। आप देख सकते हैं ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट है, और ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट स्लिप कर रहा है। बेसिकली ये अलग अलग ज्योग्राफर्स का मानना है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। और यही नीचे में आप देख सकते हैं मोहर डिस्कंटिन्यूटी। मोहर डिस्कंटिन्यूटी बेसिकली अपर मेंटल होता है, और अपर मेंटल और ओशियनिक क्रस्ट के नीचे होता है, राइट। बेसिकली क्रस्ट के नीचे हमने पढ़ा था, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है और उसके ऊपर कॉन्टिनेंट बैठा है। तो बेसिकली मोहर डिस्कंटिन्यूटी ओशियनिक क्रस्ट और मेंटल के बीच में ही है, ओके। So this is our crust. Now the question is why it is Sial and why it is Sima. The reason is कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपका, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका बना है सिलिकॉन का प्लस एल्यूमिनियम का। और वही जो आपका ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट आपका बेसिकली बना है सिलिकॉन का, मैग्नीशियम का प्लस आयरन का भी। So iron quantity is also there in oceanic crust. That's the reason why we say that सीमा के ऊपर सियाल बैठा हुआ है और सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, राइट। सो ये हो गया हमारा क्रस्ट। सेकेंड टॉपिक इज आवर मेंटल। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मोहर डिस्कंटिन्यूटी से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है। हमने यहाँ पर देखा था कि आपका ये 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल का लास्ट वो होता है, जोन होता है 2900 किलोमीटर। लोअर मेंटल का जो लास्ट जोन का कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया होता है यहाँ पर, ये 2900 किलोमीटर ही होता है, राइट। सो दिस इज द मेंटल एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज, एज वी नो दैट दिस वाज द एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर आपका लिथोस्फीयर यहाँ पर था, ठीक। ये रहा आपका एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वाला जो ये पोर्शन था ये आपका लिथोस्फीयर था। तो ये मेंटल का जो अपर पोर्शन होता है एस्थेनोस्फीयर था, और ये अप टू 400 किलोमीटर, हमने 350 किलोमीटर बोला लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर आप याद रख सकते हैं। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्मा ऑल्सो, मेंटल इज द सोर्स ऑफ मैग्मा। यहीं से मैग्मा राइज होता है, जैसे कि हमने कन्वेक्शन सेल में देखा था, और इसकी डेंसिटी भी हमने पढ़ ली। और एक चीज़ याद रखना है, दिस रॉक इज़ वेरी रिच इन ओलिवाइन। ओलिवाइन को मैं और आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग ओलिवाइन से आप याद रखिएगा कि दिस टाइप ऑफ रॉक इज हेल्पफुल इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। हाउ? बिकॉज ये कार्बन को बहुत ज़्यादा
कैप्चर करके अपने अंदर स्टोर करके रखने का क्षमता रखता है ओलिवाइन रॉक्स. दैट्स वाई दिस कम्स important, and many climate activists have also told various governments to spread olivine rocks upon sea or upon the land surface, and it helps to sequester carbon. Okay, so this is mental. और mental के बाद आता है हमारा कोर. कोर भी हमने देखा जैसा कि ये मेंटल कोर का जो बाउंड्री होता है, इसके पास तो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का होता है डेंसिटी. लेकिन जैसे ही हम सेंटर ऑफ अर्थ में जाते हैं, डेंसिटी काफ़ी हाई हो जाता है, अचानक से इंक्रीज कर जाता है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक चला जाता है. राइट. हम कोर को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है नीफे. नीफे स्टैंड्स फॉर निकल एंड आयरन. सो कोर इज मेड अप ऑफ निकल प्लस आयरन. फाइन. सो दिस वाज आवर लेक्चर ऑन interior of earth. If you have any doubt, feel free to ask me in the comment section, and thank you very much guys. Thank you.